आज हमारे बीच हैं अभिनव पंड्या। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जुड़े हैं और उदयपुर की एक प्रतिभा है। अभिनव जी, आपका स्वागत करते हैं। अभिनव जी, ये बताएं कि आपकी शुरुआती तालीम और जिस फील्ड में अभी आप काम कर रहे हैं, इसमें दिलचस्पी कब और कैसे हुई? नमस्कार महेंद्र जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आकाशवाणी के अंदर, और ये मेरे लिए अति प्रसन्नता का विषय है बिकॉज़ इसके साथ मेरी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं यहाँ पर उदयपुर में स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ता था, आई थिंक क्लास 8th या 9th के अंदर, तब भी मैं आकाशवाणी में उस ज़माने में एक दो बार आया था कविता पाठ करने के लिए। तो इसलिए ये यादें बड़ी पुरानी जुड़ी हुई हैं, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है वापस आकर के। और आई मीन मेरा जो है इंटरेस्ट जो है, मेन फोकस एरिया नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी का है। इसके अंदर जो जुड़ाव जो रहा, एक शुरुआत, वो एक अलग ही किस्म की जर्नी थी। मेरे फादर पुलिस सर्विसेज में थे और उनकी पोस्टिंग राजस्थान में भी कई जगह पर रही, उदयपुर के अंदर भी रही। यहाँ पर वो सीआईडी स्पेशल ब्रांच के अंदर वो जोनल ऑफिसर थे। तो उन सब चीज़ों को हम यही चीज़ें देखते हुए सारे के सारे, चाहे वो टेररिज्म के इश्यूज़ हों, चाहे रेडिकलाइजेशन के इश्यूज़ हों, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, उस तरह की चीज़ों के साथ एक एक्सपोजर होता रहा और वो देख देख करके मतलब बड़े हुए। तो एक जनरल इंटरेस्ट तो आ ही गया था। फिर रीडिंग वगैरह में काफ़ी उस तरह की बचपन से ही मैं करता था, शौक था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ने का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कोल्ड वॉर थ्रेट्स क्या हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी पर। तो वो इंटरेस्ट और मजबूत होता गया। फिर मैं यहाँ से सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गया, दिल्ली के अंदर से। उदयपुर में मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल्स में रही और कुछ पार्ट में आलोक में रहा, बाकी मेजरली सेंट पॉल्स में रहा। फिर यहाँ से मैं दिल्ली चला गया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। वहाँ पर एक कॉमनवेल्थ सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, तो उस संगठन के साथ हमारा जुड़ाव रहा और उसमें हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विनोद चौधरी। उन्होंने इस इंटरेस्ट को बहुत ही प्रोत्साहन दिया और मोटिवेट किया मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ हाउस जो ऑफिस जो है, उसके अंदर मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट गया उस सोसाइटी का। फिर एज ए सेक्रेटरी जनरल भी मैं गया। एक डिबेट कंपटीशन के अंदर, ऑस्ट्रेलियन डिबेट कंपटीशन था, तो मैंने सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो उस तरह से ये इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और उसके बाद तो फिर जो है मैं वापस, जब कुछ साल मैंने काम किया, फिर मैं अमेरिका चला गया। वहाँ पर मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर था, तो वहाँ पर भी वापस मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग शामिल हो गए। और वहाँ से मैंने इलेक्शन जीता से इंटरनेशनल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का। और फिर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जो कि अपने आप में पहला इकलौता ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल अफेयर्स फोरम, जिसका काम था डिप्लोमेसी के अंदर और पब्लिक पॉलिसी में सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना। और भारत की तो अपनी एक धरोहर है सॉफ्ट पावर का, हमारा एक लंबा इतिहास है, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विवेकानंद का हो। तो उसी स्ट्रेंथ को एक हार्नेस करते हुए और यूटिलाइज करते हुए एक ग्लोबली उस तरह का एक माहौल हमने वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की। और एक और चीज़ जो वहाँ मैंने देखी थी कि पाकिस्तान और उनकी जो लॉबीज़ जो थी, वो एक एंटी इंडिया माहौल बनाने में काफ़ी एक्टिव रहती थी। स्पेशली अमेरिका की जो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ और जो एकेडमिक संस्थान है वहाँ पर, तो वो प्रोपेगेंडा पर काफ़ी ध्यान देते थे, बड़ा उस पर फोकस करते थे। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी मैं जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर आया और मैंने इस संस्था की शुरुआत की, इंटरनेशनल अफेयर्स फोरम। उसके साथ मतलब इन्हीं चीज़ों के कारण मेरा इस एरिया में जुड़ाव हुआ। फिर मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था, मैं काउंटर टेररिज्म के अंदर कुछ काम किया। फिर मैंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो MG नरेगा नाम की जो हमारी स्कीम है, उसका मैं नेशनल एक उसको रिव्यू करना था, उसके अंदर एक करिकुलम डिज़ाइन करना था, तो नेशनल लेवल की टीम का मैं मेंबर था। फाइनली 2016 के अंदर मैं इंडिया आ गया। यहाँ पर आने के बाद विवेकानंद फाउंडेशन, जो कि दिल्ली का एक प्रोमिनेंट सिक्योरिटी थिंक टैंक है और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल साहब उसके पेट्रन हैं, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। मेरा उनके साथ जुड़ा हुआ और वहाँ पर मैंने टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह इस पर मैंने काम करना शुरू किया। और वहाँ पर काम करते करते ही जो है मुझे एक मौका मिला कि कश्मीर के अंदर जो सत्यपाल मलिक साहब को वहाँ पर एज ए गवर्नर अपॉइंट किया गया था, एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क एज अ सिक्योरिटी एडवाइज़र विथ हिम। तो वहाँ पर 2-3 साल का मेरा लंबा टेन्योर रहा, जिसके अंदर मैंने, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो, टेरर फाइनेंसिंग हो, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पाकिस्तान के होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी के जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको बहुत ही नज़दीकी से देखने का, अध्ययन करने का मौका मिला। और वहाँ से वो असाइनमेंट जब फिनिश हुआ, तो फिर हमने एक थिंक टैंक स्टार्ट किया उदयपुर के अंदर, यूसानास फाउंडेशन। वो भी इसी फील्ड में काम कर रहा है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अभी तक की तो ये जर्नी रही। अभिनव जी, ये बताएं कि सुरक्षा के खतरे दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी और एक भीतरी। हमारे राष्ट्र के भीतर के खतरों की बात करते हैं, उसमें एक खतरा जो हमारा जुड़ा है जम्मू और कश्मीर से, उसमें कई चीज़ें हुई और कई चीज़ें होती जा रही हैं।
लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ आतंकवाद और इसका एक एक नया स्वरूप बदलता रहता है। बताएं कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद ये एक चुनौती तो है, वहाँ रेडिकलाइजेशन कहते हैं इतनी गहरी जड़ें फैला चुका है कि उसे हटाना भी शायद नामुमकिन है। बताएं कि ये आतंकवाद कैसा है और क्या इसमें कुछ बदलाव आए हैं, ये आतंकवाद हम ख़त्म कर पाएंगे, और दूसरी जगह भी जहाँ भी देश के भीतर में आतंकवाद या रेडिकलाइजेशन की जो समस्याएं, क्या ये ख़त्म हो पाएगा? आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आंतरिक चुनौतियां सुरक्षा की और बाहरी चुनौतियां। और जब मैं भारत के विषय में सोचता हूं तो मेरा हमेशा एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट एक निष्कर्ष यही रहता है कि हमारी आंतरिक चुनौतियां हमारे लिए बाहरी चुनौतियों से भी ज़्यादा भीषण हैं, जिसमें कि आतंकवाद और ये रेडिकलाइजेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती भी है और एक बाहरी सुरक्षा चुनौती भी है। उसका कारण ये कि 1947 के अंदर जब जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि वहाँ के जनप्रिय नेता थे लोगों के और कश्मीर वैली के, और दूसरे महाराजा हरी सिंह, इन दोनों ने जब तय ये किया कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है और जिन्ना को ठेंगा दिखा दिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें हिंदुस्तान को ज्वाइन करना है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पाकिस्तान ने विभाजन को मांगा था धार्मिक उसके आधार के ऊपर ही। तो जब उसने देखा कि यहाँ पर ये तो मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है और ये हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए था कि भाई ये तो हमारी टू नेशन थ्योरी पर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कल को पाकिस्तान के अस्तित्व पर लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे। तो उसके बाद से उन्होंने वहाँ पर लोगों के अंदर एक इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने का, धर्मांता फैलाने का एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम शुरू की, जिसको करने के लिए कई सारे संगठन बनाए गए, जैसे कि जमाते इस्लामी, उसमें सबसे प्रमुख संगठन ये था। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज ये एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो लोग काम करते रहे और ख़ास तौर से 1980 के दशक में इन कामों में बहुत तेज़ी आ गई। फिर 1990 से तो आतंकवाद की शुरुआत हो गई और पिछले 30 सालों के अंदर उन्होंने लोगों के अंदर ये इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने के अंदर बहुत भयंकर लेवल पर, एक कहते हैं लार्ज स्केल पर काम किया है, जिसमें प्रमुख संगठन जमाते इस्लामी है, फिर एक अहले हदीस हैं जो कि वहाबी विचारधारा में विश्वास करते हैं दरअसल, जो कि हमारे देश में आमतौर पर आप देखेंगे मुसलमान बरेलवी विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो कि सूफ़ी किस्म का इस्लाम है दरअसल। बट ये जो वहाबी हो गया या फिर आप कुछ हद तक देवबंदी भी, ये ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ज़्यादा एक फंडामेंटलिस्ट हैं और थोड़े से कट्टरपन की तरफ ज़्यादा हैं। और जिसमें कि वहाबी वो तो प्योरली सऊदी अरब से आया है, पाकिस्तान में काफ़ी बोलबाला है इसका, और वही जम्मू कश्मीर में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं इसके अंदर। तो अब वो रेडिकलाइजेशन वहाँ फैला है और उसी की वजह से आतंकवाद, अब मैं ये कहूँगा कि कश्मीर के अंदर मेन मोटिवेशन जो है इस पूरी समस्या का, वो प्योरली धार्मिक है, मतलब जो है ना। और आप देखेंगे वैसे जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, क्या जैसे ना गोली के जोर के ऊपर, फिर सिख वहाँ की एक और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसकी 36 सिंहपुरा में 36 मतलब सिखों की हत्या हो गई थी वहाँ पर, जब बिल क्लिंटन यहाँ पर इंडिया विजिट कर रहे थे। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली जो है माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको धीरे धीरे करके वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी पिछले 1-1.5 महीने में आपने फिर देखा होगा वापस से जो कश्मीरी पंडितों की, सिखों की, हिंदुओं की हत्याएं इत्यादि शुरू हो गई हैं। तो ये एक धार्मिक मतलब कहते हैं ना कट्टरवाद की समस्या है, पूरी तरह से पाकिस्तान ने उसको पोषित किया है से, और इसने लोगों को टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है। उनको ऐसा लगता है कि वो ये करेंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी, ये मतलब तमाम तरह के जो एक कहते हैं एक आइडियल आदमी जो ख्वाब में जो रहता है उस तरह की सारी चीज़ें। और अब बात करते हैं हम 370 के बाद क्या। देखिए 370 को सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि 370 को हटाने का क्या औचित्य था। मैं ये कहूँगा कि 370 से पहले वहाँ पर एक ऐसा एक इकोसिस्टम बन गया था, अब जिसको कहते हैं ना एक नेटवर्क टाइप का, जिसके अंदर सारी की सारी तमाम एंटी नेशनल फोर्सेस उसमें उस 370 के प्रोटेक्शन के अंदर बड़े अच्छे से काम कर रही थी। मतलब आप देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें जितने भी आपको मिलेंगे सारे के सारे शिक्षक मेजॉरिटी वो जमाते इस्लामी की सिफारिश पर लगे हुए लोग हैं। अब जमाते इस्लामी के वो लोग हैं जो आतंकवाद में भी जाते हैं, जो आतंकवादियों के लिए OGW का भी काम करते हैं। OGW मतलब जो उनकी बाहर पैसा पहुंचाने के अंदर राशन रसद पहुंचाने में मदद करते हैं और उनके कामों को कहते हैं ना बल देते हैं। तो जमाते इस्लामी की सिफारिश पर लोग सिविल सर्विसेज में घुस गए, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए। एक वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, उस पर तो यहाँ तक भी आरोप लगे कि वो जो है एक तरह से उसके टेररिज्म के साथ में लिंकेजेस
एक्सट्रीम, एक तो ये हो रहा था एंटी नेशनल एलिमेंट्स फ्लरिश कर रहे थे। जो गवर्नमेंट्स हैं आपने वहाँ पर देखा होगा, जैसे पीडीपी गवर्नमेंट थी पहले, जो प्रो पाकिस्तान उनके बड़े स्टेटमेंट्स आते रहे से, तो एक तरफ तो ये चल रहा था कि मतलब ये पता ही नहीं था कि आदमी किसके साथ है, पाकिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ है कभी कहाँ है, और जो एक एंटी नेशनल कामों को कर रहे थे उनको बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। सेकेंडली बहुत करप्शन हो रहा था ज़बरदस्त 370 के कारण वहाँ पर जो है, और गवर्नेंस बिल्कुल ख़राब थी, इसलिए वहाँ के लोग जो है वो उनको मतलब हमारी तरफ से हमसे बड़े विमुख होते जा रहे थे। और दूसरा जो है, जो SC ST कम्युनिटीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, बाकरवाल वगैरह। हाँ, बाकरवाल वगैरह को, पहाड़ी के, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो एक मेजॉरिटी जो कहते हैं जो डोमिनेंट तबका जो है, वो एक शरिया बेस्ड सोसाइटी को लागू करना चाहता था, जिसके अंदर आपके लिए चाहे तो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम्स जो हैं, या फिर मुसलमानों में भी जो एक ख़ास किस्म की कट्टर विचारधारा को नहीं मानते हैं और थोड़ा सा लोगों के साथ हिल मिल करके रहना चाहते हैं, इंडिया की तरफदारी करते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए 370 को हटाना ज़रूरी था। हटाया सरकार ने, बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर और मतलब कई काम और करने थे जिसको बड़ी मजबूती के साथ एक मिशन मोड में करना चाहिए था। तो डेफिनेटली सरकार ने कदम तो उठाए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के हो कहीं हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ अभी भी रह गई हैं जिसमें हमें आगे बड़ी मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अब आतंकवाद की बात है तो पाकिस्तान इससे बड़ा हिल गया 370 के हटने से, क्योंकि उनका पूरा जो टेरर फाइनेंसिंग का वहाँ जो सिस्टम चला रखा था उन्होंने आके, उसके ऊपर सरकार ने NIA के थ्रू कार्रवाइयाँ की, और 370 हटाने के एक झटके के अंदर पाकिस्तान का जो पूरा एक जो नेटवर्क था वहाँ पर बड़ा हिल सा गया। पाकिस्तान को लगने लगा कि भाई उनकी तो ज़मीन उखड़ जाएगी कश्मीर से, 30-40 सालों का जो इन्वेस्टमेंट किया है लोगों को भड़काने का, ये करने का, वो तो सब खत्म हो जाएगा। और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के ऊपर, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी जो है, वहाँ की पब्लिक को ये कहती है कि देखिए साहब, हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म कर रहा है, देश पर हमला करने वाला है, इसलिए आप बजट के मैक्सिमम रिसोर्सेज हमको दीजिए। तो उनको अपनी जो कहते हैं ना रिसोर्सेज पर जो उनका कब्जा है उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कश्मीर समस्या को जिंदा रखना होता है। अब कश्मीर समस्या जैसे ही उनका कंट्रोल कम होता है तो पब्लिक वहाँ पर उनको बड़ा वो कहते हैं हिकारत से देखती है कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने पिछले कुछ समय से बहुत ज़ोरों शोरों से वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और अब एक नई स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की है। पहले तो ये लोग क्या करते थे, जो 3 मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके थ्रू काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, इसने पाकिस्तान को बहुत घेरना शुरू किया कि भाई आप आतंकवाद को समर्थन देना बंद करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, बड़े एक्शंस होने लगे और इनकी बदनामी होने लगी पूरी दुनिया के अंदर, इन्वेस्टर्स दूर भागने लगे। तो अब पाकिस्तान ने ये किया है कि वो सीधा वहाँ पर काम नहीं करवाता, उसने ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ जग जाहिर हो चुके हैं, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो। उन्होंने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए हैं, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। TRF जो है वो है बेसिकली लश्कर का ही एक, जैसे हम शेल कंपनीज बोलते हैं ना, उस तरह से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके नाम से आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ एक हाथी के दांत है। ऐसा ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट, वो भी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये काफ़ी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पर, और एक दहशत फैलानी है लोगों में इनको, ताकि लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करने नहीं आए कश्मीर के अंदर, कश्मीर का मुख्य धारा में जुड़ाव ना हो भारत के, और पूरा मतलब कि सरकार का जो 370 को हटा करके वहाँ का जो विकास का जो एजेंडा था उसको फेल करने की साजिश है। इसलिए इसको ये और पूरी प्रयास करके और ज़ोरों शोरों से फ्यूचर में भी बढ़ावा देंगे, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी पहलू में और सुरक्षा का इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर या रेडिकलाइजेशन या टेररिज्म की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही कन्फाइंड नहीं है, वो हमारे देश के दूसरे पार्ट्स को भी बहुत अब इम्पैक्ट करने लगी है। क्योंकि पहले एक था कि जब ये सोशल मीडिया उतना नहीं था और संचार के माध्यम उस तरह से नहीं थे, तो हमारे यहाँ पर जो है एक बहुत ही कहता ना, एक लोग प्यार से हिल मिल करके रहते थे। बाहर का जो वेस्ट एशिया में, अफगानिस्तान में जो ट्रेंड्स आतंकवाद के एमर्ज हो रहे हैं, उनसे यहाँ का जो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, अक़लियतों का, उनसे तो उनको उस तरह का आइडिया भी नहीं था। उन्हें आदत थी कि भाई यहाँ पर एक हिंदुस्तान का अपना एक कल्चर है, हम लोग प्यार से हारमोनी से रहें।
लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर जब वहाँ पर आईसिस बना या फिर जो है तालिबान, अल कायदा, इन सब के और सोशल मीडिया के कारण एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। और हमारे यहाँ पर भी जो है पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी एक कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ा है। तो उसकी वजह से जो इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको पूरे देश के अंदर वो जाएंगे और लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर एक छोटा सा भी परसेंटेज अगर उसमें, मतलब बहुत नहीं, एक बिल्कुल 0.0% भी अगर 0.01 भी अगर जाता है तो वो भी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है। और ख़ास तौर से भारत जो कि एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर तो ये समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। अभिनव जी, थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की वापस करते हैं। बताएं कि आप क्या भविष्य देखते हैं? क्या धीरे जम्मू कश्मीर के ये लोग जो भारत के ख़िलाफ़ हैं ये राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे तो हमें क्या करना होगा? मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे। सबसे पहले तो वो प्रयास कई स्तर पर होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक टफ मेजर्स की। टफ मेजर्स में ये कि जो एंटी नेशनल और जो प्रो पाकिस्तानी जो या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी संस्थाएं जो इस्लाम को गलत ढंग से परिभाषित करती हैं, जैसे कि जमात इस्लामी वगैरह, उनके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिसके लिए उन्हें पहले तो स्टेट की एजुकेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन ऐसा तो होने भी लगा है, ऐसा बहुत सारी जगह से निकले हैं काफ़ी, लोग, मतलब सरकारी सेवाओं से बहुत लोग निकले हैं, कार्रवाई हुई है, उनको कार्रवाई शुरू। लेकिन इसको और थोड़ा सा बल देना पड़ेगा। मतलब एक हमारे यहाँ पर जो ना एक आदत है कि हर चीज़ बड़ी धीमी गति से हो, उसको थोड़ा सा एक मिशन मोड के अंदर हमें करना पड़ेगा। इनको एक तो उनको लिक्विडेट, एलिमिनेट करना पड़ेगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर जो है, जो बाहर से जो फंडिंग के इनके चैनल्स हैं सारे के सारे, उनको हमें उस पर क्रैकडाउन, उसको और मजबूत करना पड़ेगा। फिर तीसरा, वहाँ का जो यूथ जो है उससे हमें एक बात करनी पड़ेगी कि भाई आप इस रास्ते पर क्यों हैं, हम आपके लिए नौकरियाँ लेकर के आ रहे हैं, डेवलपमेंट की चीज़ लेकर के आ रहे हैं, गवर्नेंस की बात हम करते हैं, तो आप उस रास्ते पर आएँ। चौथा फ्रंट ये कि हमें वहाँ पर गवर्नेंस में सुधार करना पड़ेगा काफ़ी। पीएम मोदी साहब ने और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी नए बड़े, कहते हैं ना, क्रांतिकारी कदम उठाए वहाँ पर। जितना काम अभी कश्मीर में हो रहा है, चाहे वो विकासवादी योजनाएं हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, शायद उतना कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही, कहते हैं ना, एक सिंसियर पहल इन्होंने की है। लेकिन बस उसका इम्प्लीमेंटेशन पर हमें जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में समस्या यही होती है कि हम लोग प्लान, विचार, योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब उनके क्रियान्वयन की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और जम्मू और कश्मीर के अंदर हम ये कमी रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और फिर एक काम हमें आखिरी ये करना पड़ेगा कि हमें बात करनी चाहिए इस्लाम के जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, जो धर्मगुरु हैं, और वो इस्लाम की सही परिभाषा जनता के साथ, क्योंकि ये जो यूथ है जो ज्वाइन, उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। मैंने वहाँ पर अपनी रिसर्च के दौरान कई सरेंडर्ड जो मिलिटेंट्स वगैरह थे, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहा। उनसे आप बात करें, उन्हें जिहाद का मतलब ही नहीं पता होता। अब जैसे देखिए, जिहाद है, जिहाद वो चीज़ है जो अल्लाह के काम के लिए किया जाता है। और जिहाद दो तरह के होते हैं, जिहाद असगर और जिहाद अकबर। तो सबसे बड़ी जिहाद है अपनी खुद की नफस पर कंट्रोल करना। आपका जो गुस्सा आता है, आपकी जो, कहते हैं ना, जेलसी की भावना, जिसको हम हमारी सनातन धर्म के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि की बात करते हैं, वो इस्लाम में उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी जिहाद माना गया है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जो अली जो थे, सर से प्रॉफिट के सन इन लॉ जो थे, जब करबला का एक बैटल चल रही थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें ये हुआ कि वो लड़ रहे थे, तो जिस व्यक्ति से लड़ रहे थे उसने उनके ऊपर थूक दिया, तो अली ने फिर अपनी तलवार रोक दी। उन्होंने कहा कि अब मैं इसको नहीं मार सकता। पूछा क्यों? क्योंकि अब मैं इसको मारूंगा तो वो जिहाद नहीं होगी, क्योंकि इसने मेरे ऊपर थूका है, तो मैं इसको अगर मारूंगा तो वो मेरे गुस्से के कारण मैं इसको मार रहा हूँ, वो जिहाद हो ही नहीं सकती। तो कश्मीर की आपकी जो जंग है वो तो कुर्सी की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, पाकिस्तान ज़मीन को हथियाना चाहता है, तो वो तो जिहाद हो ही नहीं सकती। तो हमें इसी तरह से अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलर्स को ला करके और इस पर एक डिबेट करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत प्यारा रिलीजन है इस्लाम, जिसके अंदर बात करके कि और उसकी मतलब सही बात क्या है वो हमें लेकर के आनी चाहिए। अभिनव जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की और उदयपुर जहाँ आप रहते हैं। बताएं कि राजस्थान और उदयपुर में क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और हो सकते हैं, और उनसे हम कैसे निपटेंगे? देखिए, राजस्थान की बड़ी एक खूबसूरती रही है। राजस्थान जो है शुरू से आप देखा जाए तो मतलब ये एक, कहते हैं ना, शूरवीरों की भूमि रही है। शुरू से आप देखेंगे,
जब अरब आक्रांताओं ने और जो आपके जो इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमले किए, तो हमारे यहाँ के कहते हैं क्षत्रियों ने, राजाओं ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। हालांकि इन चीज़ों का इतिहास में उतना जिक्र नहीं आता, क्योंकि इतिहास को भी बड़ी कहते हैं ना बहुत बेशर्मी से तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, सिंध का जो कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था, सिंध की विजय, वो है 712 की। और आप देखेंगे उसके बाद 300-400 साल का जो पीरियड रहता है, तब तक जो अरब आक्रांता जो थे बाहर के इस्लामिक इन्वेडर्स, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। वो कब आए? सन 1025 में जब सोमनाथ अटैक हुआ, तब से वापस फिर उनकी एंट्री, उसके भी थोड़ा बाद से जो है ना मोहम्मद गौरी वोरी आना तब शुरू हुई। तो ये जो बीच का जो पीरियड था, उसमें राजस्थान के जो रूलर जो थे, ये गुजर प्रतिहाराज हो गए और सारे के सारे, इन लोगों ने बड़ी सशक्त लड़ाइयाँ लड़ी और उसको कहते हैं ना, इनको एक शिकस्त भी दी गया। ऐसे ही जो है दिवेर की जो बैटल है, वो तो हिस्टोरिक बैटल है, हमें याद ही होगी। और फिर उसके साथ साथ हमने एक और यहाँ पर लेगेसी कायम की, सांप्रदायिक सद्भाव की। आप देखें राजस्थान में तो महाराणा प्रताप की आर्मी के चीफ हकीम खां सूर थे, ठीक है। पठानों को बड़ी तादाद में यहाँ पर लाया जाता था और वो राजपूत राजाओं की तरफ से लड़ते थे, और बड़ा अच्छा एक बैलेंस हमने रखा था। यहाँ पर जो कायम खानी संप्रदाय है मुसलमानों का, वो तो बिल्कुल हमारी संस्कृति के साथ बिल्कुल रचे बसे हैं, इस तरह से हिंदू संस्कृति के साथ में। से आप लंगा समुदाय देखें, उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि भाई जो है वो किसी बहुत ही कट्टर विचारधारा को बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये इस तरह की ट्रेडिशंस थी। लेकिन अब वापस जो कट्टरवाद पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कर रहा है, या इस्लाम को कहते हैं ना प्रभावित कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पर भी जो है इस तरह से बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा है, यहाँ पर भी उसने लोगों की जहन को, लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालना शुरू किया है। उदयपुर एक खास तौर पर निशाने पर आ सकता है, उसके कई कारण हैं। एक तो ये टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट का आगमन रहता है, क्या कहते हैं ना। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होती हैं, तो बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने यहाँ पर आते हैं। तो ये दो फैक्टर्स इस शहर को बहुत वल्नरेबल बनाते हैं किसी भी, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको अगर किसी जगह पर टेरर अटैक करना है, वो 3-4 चीज़ें ध्यान में रखेगा कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है। दिल्ली में सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट रहती है, वहाँ पर उसको पता है कि दुनिया भर का इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर अभी तक उस तरह की वो कहते हैं ना एक एफिशिएंसी नहीं आई है, चाहे वो आपकी खुफिया सेवाएं, इंटेलिजेंस हो या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, क्योंकि आज तक शायद उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। बड़ा एक शांतिप्रिय इलाका रहा है, तो कभी हमने उस तरह के चैलेंजेस को फेस किया नहीं। लेकिन तो इस तरह के ऐसे हालात में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचेगा कि यहाँ विदेशी इतने आते हैं, आप एक ब्लास्ट कर दो तो भारत की पूरी दुनिया में साख गिर जाएगी, मोराल डाउन हो जाएगा, लोग यहाँ पर टूरिज्म में आना बंद कर देंगे, इनकी इकोनॉमी डैमेज हो जाएगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो कि यहाँ पर शादी करवाते हैं, ये करते हैं, आप उनके लोगों को टारगेट करो, इस तरह के फंक्शंस को, तो उनका भी ये कहते हैं ना साइकोलॉजिकली मोराल बहुत डाउन हो जाएगा, और उसको उनका मोराल डाउन होगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डैमेज होगी, उदयपुर की भी अर्थव्यवस्था पर बड़ा नुकसान होगा। प्लस दूसरा एक थ्रेट ये हो सकता है कि इसकी वजह से कम्युनल राइट्स का खतरा, कम्युनल राइट्स पूरे स्टेट में बड़े भड़क सकते हैं, और हर शहर में तो उससे एक ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक खतरा बढ़ेगा, और लेकिन कम्युनल राइट्स अगर भड़केंगे तो फ्यूचर के अंदर उससे टेररिज्म का भी खतरा बढ़ता है, बिकॉज कम्युनल राइट्स के बाद ही लोगों में असंतोष आता है और वो जो है फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद कम्युनल राइट्स के बाद जो लोगों के अंदर कट्टरवाद और बढ़ता है, वो एक चुनौती बहुत भारी है। फिर तीसरी चुनौती मैं ये मानता हूँ राजस्थान के लिए कि चूंकि देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और वो सारे बॉर्डर्स हैं, उन पर सरकार का फोकस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वहाँ पर नज़र काफ़ी कड़क है। यहाँ पर शायद अभी उतना है ना हम लोग ध्यान दे नहीं पाए, तो इस स्टेट को एज ए ट्रांजिट रूट यूज़ कर सकते हैं टेररिस्ट को अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए, लोगों को लाने के लिए, हथियारों की स्मगलिंग के लिए, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें, ये कुछ संभावना यहाँ से खतरे की बनती हैं काफ़ी, और हमें इसको लेकर के बहुत सजग रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, बिकॉज और मैं आपकी बड़ी ईमानदारी और स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अभी की जो हमारी जो कहते हैं ना स्टेट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसके के अंदर पुलिस और खुफिया सेवाओं, उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रिपेयर्डनेस लेवल है, वो स्तर जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और चूंकि मैंने तो जम्मू और कश्मीर में काम किया है, मैंने वहाँ का भी देखा है काम करने का तरीका फोर्सेस का, उनसे हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। अभिनव जी, सुरक्षा हमेशा चुनौती रहती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कई चीज़ें सरकार से भी जुड़ी होती हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी। ये माना जाता है कि पिछले लगभग 8-10 वर्षों में हमारे यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था
अच्छी हुई है। उसके कुछ उदाहरण सतह पर यूँ मिलते हैं कि एक तो हमारे यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो बहुत कम हुए हैं, नहीं के बराबर हो गए। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ें ये भी हुई कि बहुत जो कट्टर कुछ तरह के आतंकी हमले पहले जो निरंतर होते रहते थे देश के विभिन्न हिस्सों में, वो भी काफ़ी लंबे समय से उन पर नियंत्रण तो हुआ है। ये बताएं कि ये जो नियंत्रण है और ये जो सांप्रदायिक सद्भाव इस ढंग से बना है, इसके पीछे सरकारी मशीनरी ही है या सरकार का एक इन तमाम संगठनों पर एक सख्त नज़र और उन पर एक तरह से वॉच रखना और उन्हें प्रिवेंट करना यही है, या आपको लगता है कि माहौल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस वजह से ये शांति बनी हुई है? इसमें एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए जहाँ तक टेररिस्ट अटैक्स को रोकने की बात है, मैं डेफिनेटली सरकार को क्रेडिट देना चाहूँगा इस मामले के अंदर कि उन्होंने एक कहते हैं ना, एक तो विल शो किया कि भाई अगर आप हमारी धरती पर हमला करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल इसका 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू हमने दिया। उसके बाद हमने बालाकोट के थ्रू दिया, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 18 साल तक ये बेवकूफ़ बनाता रहा है कि भाई अगर आप हल्का सा भी, अगर आप खरोच भी हमें लगाएंगे तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। काबिलियत हिंदुस्तान के पास शुरू से थी, लेकिन हम लोग क्या सोच विचार करने वाले शांति प्रिय मुल्क हैं, तो हम लोग कभी उस तरह की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हिम्मत नहीं कर पाती थी कि भाई कौन करे क्या, मतलब इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने ये हिम्मत दिखाई और उसका एक मैसेज क्लियरली गया है पाकिस्तान में पुलवामा के बाद कि भाई देखिए आपने जो है पुलवामा पर अटैक किया तो बालाकोट पर अटैक हुआ, ठीक है, और 300 टेररिस्ट मारे गए, जैसे अब वो एक अलग चीज़ है कि उसमें क्या हुआ, बट डेफिनेटली एक मैसेज क्लियरली गया है। अब उनको ये पता है कि अगर इसके बाद पुलवामा के जैसा या पुलवामा की सरीखा कोई अटैक हमने किया तो भारत का जो रिप्लाई होगा वो पुलवामा से बड़ा ही होगा। मैं उस वक्त के हालात बता रहा हूँ, जब ये सारी घटनाक्रम हुआ था तब पाकिस्तान को एक इतना डर उनके मन में आ गया था कि शायद ये कंट्री अटैक ना कर दे इंडिया। वो अमेरिकन ने इंटरवीन किया और उनको कहा कि भाई जो है कि आप ये अभिनंदन को वो कर दें और जिस तरह से जो है ना ये अपनी हरकतें बंद करें, नहीं तो ये वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा जो कि हर चीज़ जा करके हम भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्या से, और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मैसेज सर्टेनली गया है। सेकेंडली, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनका मोराल बड़ा मजबूत हुआ है। ये पहले कोई अगर इतनी जो LOC पर सीज फायर वायलेशन वगैरह होता था तो बड़ा एक लोगों को वहाँ पर निर्देश ही जाते थे कि भाई आप कंट्रोल में रहें कोई ये, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा आर्म्ड फोर्सेस को थोड़ी छूट दी है कि भाई आप अपने हिसाब से इनको जवाब दें, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी थोड़ा सा उनका मोराल बूस्ट किया, तो डेफिनेटली उनके काम करने की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी तो बड़ी है क्या। और दूसरा, जहाँ तक बात रही इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने की, उसमें काम हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि 15 से 20% ही काम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। देखिए PFI नाम की एक संस्था है केरला के अंदर जो कि बहुत ही कट्टर विचारधारा की, और उनके कई लोग जाकर के उन्होंने ISIS ज्वाइन किया। वो राजस्थान में भी बहुत अपना फैलाव कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई बैन नहीं लगा है। बहुत ही खतरनाक संस्था है, ठीक है। ऐसी और भी कई संस्थाएं यहाँ पर अभी ये लोग शायद थोड़ा सा एक सांप्रदायिक दंगों में और उसमें मतलब कहता है ना जो एक लल सा हम देख रहे हैं, उसके पीछे ये फैक्टर तो है ही डेफिनेटली सरकार का एक कंट्रोल है, बट एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है संभावना कि अभी चूंकि उनको लगता है शायद कि ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के थोड़ी सी स्ट्रांग है, सशक्त है, तो अभी इस फेज में एक तैयारी की जाए, इस फेज को जो है ना माहौल बनाने के लिए यूज़ किया जाए, रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ किया जाए, और फिर जैसे ही मौका मिले एक उस तरह का फिर अटैक किया जाए। ये अभिनव जी, जाते जाते संक्षेप में उदयपुर के लोगों को क्या कहेंगे? उदयपुर के लोगों को बस बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है। मैं बस यही कहूँगा कि मतलब ना कि अपने इस शहर के लिए हमें एक फीलिंग्स रखनी चाहिए और इस शहर को साफ़ रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा, मैंने एक लंबा अरसा पश्चिम में गुजारा है और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो शहर हमारा है इतना खूबसूरत शहर है, ऐसे शहर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और डेफिनेटली मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर ये पेरिस वेरिस या इटली विटली वहाँ के कुछ जो डेडिकेटेड लोगों को मिल जाए तो ये उसको जन्नत बना दें। वो चीज़ हम यहाँ पर अभी भी कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। आमतौर पर अभी तक जितने भी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स हैं वो दिल्ली में ही केंद्रित रहे, चाहे वो विवेकानंद फाउंडेशन हो, चाहे या ORF वगैरह हो। तो ये अपने की तरह की एक अनूठी और इकलौती पहल है जो कि उदयपुर में हुई है। और उदयपुर का तो चूंकि एक लंबा इतिहास रहा है, महाराणा प्रताप का, बापा रावल का, तो डेफिनेटली इस धरती का भारत के जो कहते हैं ना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो डिस्कोर्स है उस पर एक हक है, उस पर कंट्रीब्यूट करने का हमारी लेगेसी है और हमारा एक हक है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए संस्था हमने शुरू की है
और हमने पिछले 1 साल के अंदर कई सारे वेबिनार्स, राउंड टेबल डिस्कशंस करवाए, जिसके अंदर बहुत फॉरेन के, अमेरिका के कूटनीतिक एक्सपर्ट्स ने और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने, टेररिज्म एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। भारत के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे श्री अरविंद गुप्ता साहब, जो आजकल की विवेकानंद फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसके अंदर प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत हैं, जो भारत के राजदूत रहे हैं कई वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर। एम्बेसडर अशोक सज्जनार हैं। इस तरह से कई सारे लोग जो भारत की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसमें हैं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अभी जनवरी के अंदर, महाराणा प्रताप एनुअल सिक्योरिटी डायलॉग। उसका वैसे तो 70% ऑनलाइन होगा और थीम टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म है। तो उसके जो अलग अलग भिन्न भिन्न पहलू हैं टेररिज्म के, जैसे कि टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, उन सभी पर विचार होगा और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी उदयपुर के अंदर हम करेंगे। अभिनव पंड्या जी, आपका हृदय से आभार।